इनकी हैलोजन बोलते हैं इसको। और आप जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन इसके अंदर पाया जाता है। इधर आ जाते हैं। देखिए, जो फ्लोरीन है वो स्मॉलेस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट रिएक्टिव है और इसको सुपर हैलोजन भी बोलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज ऑब्टेन बाई फ्लोरस्पार CaF2, याद रखिएगा, इनके फॉर्मूले याद रखिएगा। क्रायोलाइट Na3Al(F6) बोला जाता है इसको। एंड फ्लोरोएपेटाइट ये है 3Ca2PO4 ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको ना समझ में आए यहाँ से NCERT से देख लीजिएगा। क्लोरीन प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट आप जानते हैं NaCl होता है। हॉर्न सिल्वर बोला जाता है AgCl को। एंड सी वाटर का 2.5% बाई मास NaCl होता है। ब्रोमीन भी सी वाटर में ही पाया जाता है। जैसे ब्रोमाइड, सोडियम के ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के ब्रोमाइड, कैल्शियम के ब्रोमाइड से आपको ब्रोमीन मिलता है। आयोडीन सीवीड्स 0.5% आयोडीन सीवीड्स में पाया जाता है। मतलब उसके बाई मास अगर आप 100 ग्राम सीवीड लेते हैं तो उसके अंदर 0.5 ग्राम आपको आयोडीन मिलेगा। चाइल्ड सॉल्ट पीटर में आयोडीन नहीं है, लेकिन उसके अंदर मतलब सी वाटर में ही उसके अंदर 0.2% NaI मिलता है। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव मेटलॉयड है, ये मेटलॉयड है और बाकी सब नॉन मेटल है। जितने भी हैं सब क्या हैं, नॉन मेटल है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। जो फ्लोरीन है वो लाइट येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, सॉफ्ट होता है आयोडीन। Br2 क्या है, ब्राउन लिक्विड है। और आयोडीन वायलेट सबलाइम सॉलिड होता है, जिसको हम सॉफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा कि सॉफ्ट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ बात कर लेते हैं। फ्लोरीन हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बात मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते समय भी एक पॉइंट में लिखवाई है कि फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाँ, अब खाली F2 रहेगा तब तो 0 शो करेगा, अपने कंपाउंड की बात कर रहे हैं। और इसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है। कहने का मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन ClBrI ये -1 से लेकर +7 तक, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन -8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 - 8 कितना आएगा, -1। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना है, 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7। तो -1 से लेके +7 तक में कुछ भी शो कर सकता है। ClBrI की वैलेंसी की बात करें अगर, फ्लोरीन की नहीं, फ्लोरीन की अलग है, वही छोटा वाला एनामलस बिहेवियर ये सब में है। अच्छा, 1, 3, 5, 7 ये इनकी वैलेंसी कॉमन वैलेंसी है। अब ऐसे तो 4 बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन कॉमन वैलेंसी है 1, 3, 5, 7। तो 1, 3, 5, 7 जो 4 कॉमन वैलेंसी है, उसमें जो 1 है वो ये ग्राउंड स्टेट में जब होते हैं तब शो करते हैं। 3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 5 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मैंने आप लोगों को इसको समझाया है। और 7 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मैंने बॉन्डिंग के आपको क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन दिए थे उसमें मैंने आपको ये सारा समझाया था। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वैलेंसी 7 हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। कुछ जगह पे Cl आगे आ जा रहा है। जैसे अनायसन एनर्जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का ज़्यादा है, हम
पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। अब इसका जो डेटा दिया गया है, आपको एनसीईआरटी में, उसमें Cl का 3.2 दिया गया है। कहीं कहीं पर Cl का 3.2 दिया है, कहीं पर Cl का 3.01 दिया है, कहीं कहीं पर 3 दे देता है। तो Cl का अगर आपसे डेटा ही पूछ ले तो फिर एनसीईआरटी का आपको हैलोजन फैमिली वाला याद रखना पड़ेगा कि 3.2 होता है। हम तो अक्सर इसको 3 मान के सॉल्व कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो धीरे धीरे नीचे सॉलिड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी इसी हिसाब से बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी में फिर चेंज, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है Cl2 की, मतलब Cl की, फिर Br। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होने का कारण है लोन पेयर रिपल्सन, और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम होने का कारण है बॉन्ड का साइज बढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। सभी हैलोजन हाईली रिएक्टिव है, ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव एंड देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की है। ये अभी आपको एविडेंस भी मिल जाएगा, सबूत। ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फ्लोरीन पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्लस 2.87 उसकी रिडक्शन पोटेंशियल होती है, -2.87 तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको क्या करना चाहिए कि जब भी हम पोटेंशियल की बात करें तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ मैंने ये जो माइनस बोला था ये नहीं करना है, हमको प्लस बोलना है, प्लस 2.87। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इनकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है। अब आप समझिए कि फ्लोरीन अगर दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। दूसरे हैलाइड से रिएक्ट करके भी ये अपनी ही फैमिली के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब हर छोटा अपने बड़े वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे देखिए ना, फ्लोरीन किससे खींच सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों से, मतलब Cl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों से, Cl2 Br माइनस I माइनस से, Br2 केवल I माइनस से। देखिए यहाँ पर हमने जहाँ मान लीजिए Cl ले लिया, तो ये Cl का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये Cl2 बन जाएगा। अब यहाँ पे Cl Br I कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक साथ ऐसे लिख दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ से शुरुआत करा है, मैंने यहाँ से शुरुआत करा है। अब मैं आपको समझाता हूँ मेरा यहाँ से शुरुआत करने का कारण क्या है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयोडीन इन सब में सबसे कम, मतलब सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एनसीईआरटी ने गोल मटोल घुमा के उसको हवा कर दिया 2-3 लाइन लिख के। अब पता नहीं क्या बताया उसमें, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या समझाया कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया तो आपको तो बात छोड़िए, मतलब मुझे तो पहले से चीज़ें पता थी, इसलिए मुझे एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि आपको एज इट इज़ वही चीज़ पूछी जाती है। यही कारण है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के आपको लिखा दे रहा हूँ, पर जो जानता हूँ वो तो बता ही दूँ आपको। अब देखिए यहाँ कौन होगा, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है। यहाँ कौन होगा, ब्रोमीन, क्योंकि वो लिक्विड होता है। और यहाँ क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों होंगे क्योंकि वो गैस है। ठीक है, तो यहाँ F2Cl2 दोनों यहाँ से उनकी रिएक्शन चालू होगी, ब्रोमीन की यहाँ से, आयोडीन की यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक X माइनस एक्वस तक पहुँचने के लिए, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, चलेगा ना, इसको ऊपर बंद कर देते और यहाँ मैं लिख देता हूँ X माइनस
एक्वस, और ये लिख देते हैं यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से या कहीं से भी वहाँ पहुँचने के लिए आप जो जा रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ आमदनी मिल रही है। जो आमदनी है उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी रिलीज हुई। और जो खर्चा है उसको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये और ये। जैसे आपने सॉलिड को लिक्विड बनाया तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लिक्विड को गैस बनाया तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और गैस के बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड तोड़ा तो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये है बॉन्ड एनर्जी, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं, और ये है हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आप देखिए यहां कौन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, मतलब दो खर्चा उनका बच गया। जब दो खर्चा उनका बच गया तो उनकी आमदनी दो जगह हो रही है और खर्चा एक जगह हो रहा है। तो जब खर्चा एक जगह हो रहा है, और आप जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का क्या होता है, कम होता है, तो फ्लोरीन का खर्चा हो गया कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन का कम होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसी भी एलिमेंट में, पूरी दुनिया में जिस एलिमेंट की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो वैल्यू कैलकुलेट करके कहीं लिख लो, और पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको कैलकुलेट करके लिख लो, और दोनों को देखो तो आपको मिलेगा कि अभी भी जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होता है, नो डाउट। बॉन्ड एनर्जी कम लगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन में कम रिलीज हुआ, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो अगर आप इस तरीके से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि फ्लोरीन में ये प्रोसेस सबसे आसानी से हुआ और फ्लोरीन की आमदनी सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद आमदनी की बात करें तो किसकी होगी, Cl की, क्योंकि वो भी यहीं पर है। उसके बाद यहाँ कौन है, Br है, तो फिर उसके बाद आमदनी अगर किसी की होगी तो Br की, और सबसे कम आमदनी किसकी होगी, आयोडीन की। यही कारण है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद क्लोरीन है, तब ब्रोमीन है, तब आयोडीन है। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक एविडेंस और दिया है, वो ठीक लगा और समझाने लायक है। एनसीईआरटी ने ये बोला कि पानी से अगर आप इन हैलोजनों को रिएक्ट करा दें तो देखिए क्या होता है, क्योंकि वाटर के पास क्या होगा, वाटर के पास होगा ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के दोनों नेगेटिव चार्ज को खुद ले रहा है, देख लो, और ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में उड़ा दे रहा है कि तुम जाओ। अच्छा, क्लोरीन ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में नहीं उड़ा पाया, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में नहीं उड़ा पाया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन तो किया पर अपना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। कैसे, देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे Cl क्या है, +1, ये +1, ये -1, ये 0। मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसने क्या दिखा दिया, डिसप्रपोर्शनेशन दिखा दिया, मतलब लॉस भी किया और गेन भी किया। इसने केवल गेन किया, इसने क्या किया, लॉस भी किया और गेन भी किया, और इसने कुछ किया ही नहीं। कहीं ये तो कहे मेरे बस का तो ये बाबा, मैं नहीं कर सकता इसको। ये रिएक्शन ही नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन नेचुरल, अपने आप नहीं होगा। जबरी को करवा दो तो भाई अलग बात है, जबरिया जोड़ी बना दो इसका। हाँ, इसका उल्टा कर दो, जैसे कि ये
तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये इधर ना जाके बल्कि I- से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता था और यहाँ I- से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया और बना लिया यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। मतलब आयोडीन तो एकदम गया गुजरा है। तो ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि एनामलस बिहेवियर जो बोली गई है, बात लंबी चौड़ी सी 10 लाइन में लिखी गई, फर्जी खाली। अरे स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, बॉन्ड एनर्जी कम है, ये है वो है, ये सब हमको पता है, वो गैस है, तो ये हम सब जान चुके हैं। तो इसलिए एनामलस प्रॉपर्टी की बात तो यहाँ नहीं करनी है, लेकिन एक पॉइंट एनामलस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लें कि फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सी एसिड HOF, जो कि खुद भी अनस्टेबल होता है, लेकिन NCERT ने ये एडमिट किया है कि ये बनता है। और हम लोग पिछले साल तक, मैं लिटरली खुद अपने लिए भी बता रहा हूँ कि पिछले साल तक हम लोग इस बात को NCERT से पढ़ा देते थे, लेकिन हम लोग ये मानते थे कि यह अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी बोला कि अनस्टेबल होगा, लेकिन पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया, पिछले साल नहीं, पिछले साल, क्योंकि जो बच्ची जो है क्वेश्चन लेकर मेरे पास आई थी NCERT लेकर, तो वो उसका 2nd ईयर है इस साल MBBS का, KGMC में पढ़ रही है वो, KGMC एक लखनऊ में है। तो उसमें वो जो है वो बोली कि सर NCERT में देखिए ये लाइन दिया हुआ है, आप जब NCERT वाली लाइन पढ़ा रहे थे आपने तो ये बोल दिया था, तो हमने NCERT वाली लाइन देखी थी, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। पर सर जो है बाकी कोचिंगें गलत दे रही हैं, जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंगें थी और कोटा की बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना कि जब आंसर की CBSE से ज़्यादा भरोसा उनको किस पे होता है कि भाई वो कोटा की कोचिंगों से जो आंसर की लॉन्च हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। तो वो लोगों ने बोला कि ये नहीं पाया जाता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भी नहीं पढ़ाया गया कि नहीं पाए, हम लोग भी ये जानते हैं कि ये नहीं पाया जाता। देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि जो NCERT में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, अगर गलत लिखा है तो गलत ही माना जाएगा, यही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, बोलेगा कि सबको तो आपने यही किताब बांट रखी है ना, तो बच्चा तो यही पढ़ेगा। उसको क्या पता कि आपकी बुकलेट अलग है, आपकी किताब अलग है, आप लोग अपनी कोचिंग में अलग तरह की किताब दे रहे हैं। तो खैर ये माना गया कि ये आंसर बच्चों का सही है और फ्लोरीन एक ऑक्सी एसिड बनाता है, लेकिन बाकी सब हेलोजन जो है वो ढेर सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं। HOX बनाता है, मतलब हेलोजन पे वहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे +3 रहता है, यहाँ पे +5 रहता है, यहाँ पे +7 रहता है, और भी कई तरह के बनाते हैं। तो वो आप ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर भाई मेनली तो यही है, ठीक है। अब बाकी तो फिर जो है एनहाइड्राइड और परऑक्सो और इस तरह का कुछ बनने लगे तो वो अलग चीज़ हो गए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये मैंने, अच्छा ये क्या है, ये तो ये मैंने यहीं से समझाया ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही है, आप जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, F2Cl2 Br2I2। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा HF की, फिर HCl, फिर HBr, तब HI। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। भाई बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट HF का आगे आ जाना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, बॉइलिंग पॉइंट में HF का सबसे आगे आ जाना भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था कि जो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाता है। बॉन्ड एनर्जी तो भाई साइज, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन फॉर्म
टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। OF2 थर्मली स्टेबल है, ये थर्मली स्टेबल नहीं होता। OF2 एंड O2F2 आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। दे आर यूज टू सेपरेट प्लूटोनियम एज PuF6। जैसे जहाँ पर भी प्लूटोनियम आपको मिलता है और भी इम्प्यूरिटीज उसके साथ रहती है, तो वहाँ पर उसको PuF6 के फॉर्म में सेपरेट करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने मार्क किया हुआ है, मैंने ब्लू लाइन से कई जगह पे मार्क किया हुआ है, आप देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का ऑक्साइड स्टेबल होगा, फिर ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में भी अब जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब किसी का भी, ये पर्टिकुलर किसी एक का लेकर बात कर रहे हैं। जैसे Cl का तो केवल Cl का, Br का तो केवल Br का, ठीक है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड। ClO2 इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। भाई कई जगह पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज हो जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज हो जाता है। तो ClO2 का यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा कि Br2O, BrO2 एंड BrO3 आर लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब यार स्टेबल ही नहीं है तो तुरंत टूटेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। I2O4 आयोडीन के ऑक्साइड की बात करें, I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। I2O5 के लिए एक खास बात है कि I2O5 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, लेकिन इसका यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ CO में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्लोरीन की, Cl2 की। सीला नहीं है, सीले ने 1974 में इसकी सबसे पहली बार डिस्कवरी की या बनाया इसको। इन्होंने MnO2 और HCl के साथ आपस में रिएक्शन कराया, जो मैंने ये करा रखा है, क्लोरीन बना 1774 में। मुझे लगता है मेरे 3-4 जन्म पहले की बात है। और डॉवी ने इनका मतलब इसका नाम दिया था। डोवी ने इसका नाम दिया था। ग्रीक टर्म है क्लोरस। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, और ये ग्रीनिश येलो कलर था इसका। क्लोरस ग्रीनिश येलो को बोलते ग्रीक में, इसलिए इसका नाम क्लोरीन दे दिया उन्होंने। बनाने की प्रोसेस पहला तो सीले ने ही बनाया था, वही MnO2 को HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ हीट करते हैं। अच्छा, ये MnO2 को आप Cl के दूसरे किसी सोर्स के साथ भी हीट कर सकते हैं, जैसे NaCl इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। भाई ये एसिड था तो एसिडिक मीडियम आपने डाल दिया और रिएक्शन आपको Cl2 मिल जाएगा। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl के साथ रिएक्ट करके Cl2 बनाता है। डीकन प्रोसेस आप जानते हैं कि क्लोरीन के लिए फेमस है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये तो आपको याद रखना ही है कि डीकन प्रोसेस से Cl2 बनता है। ये छोटा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि डीकन प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट होता है, ये याद रखेंगे आप, CuCl2। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन बोलते हैं। इसमें NaCl और पानी का मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2, और सोल्यूशन के अंदर NaOH मिलता है। NaOH बनाने का भी मेथड है, हाइड्रोजन बनाने का भी मेथड है, क्लोरीन बनाने का भी मेथड है। प्रॉपर्टी ऑफ Cl2,
ईजिली लिक्विफिएबल है क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो फैमिली मेंबर है वो लिक्विड है, Br2। सॉल्युबल इन वाटर, ब्लीचिंग के काम में आता है क्योंकि वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं ना क्लोरीन को तो HCl प्लस HOCl बनाता है और वो HOCl एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है जिसकी वजह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। Cl रिएक्ट इजिली विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मैंने लिख दिए हैं कुछ ताकि आपको लगे कि थोड़ा बताया है, वरना रिएक्शन इसकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ये लास्ट वाली। भाई ये सब तो हम जानते हैं। P4 के साथ रिएक्ट करके सही कहीं ऐसा ना हो PCl5 बना दो, और S8 के साथ रिएक्ट करके कहीं ऐसा ना हो कि SCl2 बना दो। तो इसलिए ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये डिस्कवर करते समय इस रिएक्शन का यूज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी में। देखिए क्लोरीन के पास एफिनिटी होती है हाइड्रोजन को खींचने की, ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आप जानते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आप जानते हैं। H2SCl2 से रिएक्ट करके यहाँ क्लोरीन इसका दोनों H ले लेता है। किसी हाइड्रोकार्बन से भी रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन H ले लेता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर तो ये इस रिएक्शन में NCERT में दिया हुआ है कि इसने पूरा हाइड्रोजन ही खींच लिया है, कार्बन बना दिया इसको। रिएक्शन विद अमोनिया, ये बात मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी आपको बताई थी। एक बार हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, एक बार हमने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, ये एक्सप्लोसिव होता है, मैं बता चुका हूँ। रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन जब हेलोजन की कराते हैं तो हेलोजन में मैंने Cl2Br2 दोनों ले लिया। आपको NCERT में Cl2 दिया हुआ है, लेकिन आप जानिए कि दोनों सेम काम करते हैं। एक कोल्ड डाइल्यूट NaOH में X माइनस XO माइनस बनाता है। मतलब अगर मान लो कि ये Na है तो ये NaCl और NaOCl बनाएगा, या NaBr NaOBr बनाएगा, और ये NaCl एंड NaClO3 या NaCl एंड NaBrO3 NaBr एंड NaBrO3 बनाएगा। तो Cl2 कोल्ड डाइल्यूट में NaCl NaOCl बनाएगा और हॉट कंसनट्रेटेड में NaCl एंड NaClO3 बनाएगा। ध्यान रखिएगा वहाँ पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे +1 है। विद ड्राई स्लैक लाइन, CaOH ट्वाइस को Cl2 के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो CaOCl2 बनता है। आपको NCERT में क्या करा है ना, इसको OCl को ब्रैकेट में करके ट्वाइस लगा दिया है, मतलब O और Cl दोनों को 2 दिखाया है, लेकिन ये गलत है, वो गलत लिखा है, वहाँ पे OCl2 है। ठीक है, CaCl2 एंड H2O। एक्चुअली क्या है कि CaOH ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर तो है, लेकिन सही जो मामले में ब्लीचिंग पाउडर होता है वो CaOH ट्वाइस, CaOCl2, CaCl2 इन सब का मिक्सचर होता है। अच्छा, क्लोरीन वाटर की बात करें। क्लोरीन वाटर, अब जैसे क्लोरीन वाटर आपको NCERT में लिखा है क्लोरीन वाटर, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा ये समझता है कि क्लोरीन को लिक्विड बना दो तो उसको क्लोरीन वाटर बोलेंगे। हिला दिए तुम, चेंज हुआ है कुछ? Cl2 एंड वाटर ऑन स्टैंडिंग लॉसेस इट्स येलो। तुम अपना हाथ पैर सही रखो वरना नीचे भेजेंगे तुमको। Cl2 एंड वाटर ऑन स्टैंडिंग लॉसेस इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ये रिएक्शन कराया है। अच्छा, HOCl क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट जैसे कि कलर्ड सब्सटेंस आपने लिया और ये पूरा चीज़ डाल दिया उसके अंदर, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होगा वो इस कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या बना देगा? कलरलेस सब्सटेंस बना देगा। देखिए भाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cl2 की बात करते हैं। Fe2+ से रिएक्ट करके Fe3+ बना देता है। यहाँ पर सल्फर 4+ में है और यहाँ सल्फर 6+ में। यहाँ भी 4+ में, यहाँ 6+ में। मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन करता है
तो जो जिसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे I2 है तो किस में +5 में चेंज कर देता है, 0 से +5 में। HCl की बात करते हैं, प्रिपरेशन। 2 मेथड है इसमें। NaCl को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं 420 केल्विन पे, तो NaHSO4 एंड HCl बनता है। लेकिन H2SO4 का पहला H निकालना आसान है, लेकिन दूसरा H निकालना मुश्किल है। इसीलिए जो दूसरा H है उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, तब Na2SO4 और HCl मिल रहा है। प्रॉपर्टी, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इजिली लिक्विफिएबल है एंड एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर है। बहुत स्ट्रांग एसिड है। HI और HBr के बाद इसी का नंबर आता है भाई। अगर pK वैल्यू की बात करें तो HI का -10 होता है, HBr का -9.5 होता है और HCl का -7 होता है। K वैल्यू क्या है, 10⁻7 है। मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl कॉल्ड एक्वा रेजिया, ये बात आप पहले जान चुके हैं। मैंने आपको प्लेटिनम और गोल्ड की रिएक्शन पिछली ग्रुप में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा यहाँ पे। HCl डिकम्पोजेज द सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। जैसे Na2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन Na2SO3 क्या है, वीकर है। तो ये क्या करता है कि इसको रिप्लेस करता है, Na के साथ Cl जुड़ जाता है और SO2 यहाँ पर भी CO3 को रिप्लेस कर देता है, Cl जुड़ जाता है और आपको CO2 गैस मिलती है। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। अब देखिए ऑक्सी एसिड में हेलोजन में, ये चाहे जो भी ऑक्सी एसिड हो, सब में हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हेलोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा सब में। HXO सभी हेलोजन बनाते हैं। हाइपोहेलस, जैसे हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआइडस, हाइपोफ्लोरस, कुछ भी बोल सकते हैं। HXO2 केवल HClO2 बनाता है, बाकी को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। मतलब बनते होंगे तो वो जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि बना हुआ है। HXO3 तीनों बनाते हैं, फ्लोरीन नहीं बनाता, फ्लोरीन केवल यही बनाता है, तो आप जानते हैं। HXO4 पर हेलिक एसिड है, ये भी तीनों बनाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है, एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है। और लेकिन अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर के हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। मतलब इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड ये है। अच्छा, HClO4 को तो कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर किया जाता है HI के साथ, कि HI जैसे कि हमारे टीचर जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, हमारे टीचर ने जब मोस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करी थी तो उन्होंने HClO4 बताया था, और उन्होंने HI को दूसरे नंबर पे रख दिया था। फिर हम लोगों ने कोचिंग में पढ़ा तो उन्होंने HI को नंबर 1 बता दिया, HClO4 को दूसरे नंबर पे रख दिया। लेकिन मैंने कई बुक में देखा कि दोनों का जो pK वैल्यू है -10 ही दिया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात ही नहीं है। अब बचा आपके पास केवल एक इंटर हेलोजेनिक कंपाउंड, उसको पढ़ाते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड की। इंटर हेलोजन कंपाउंड को बनाने की जो कंडीशन है उसको याद रख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे आपने सुना हो ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी याद कर सकते हैं तो फिर कमाल के लोग हैं आप, क्योंकि इसको याद करके आपको टीचर नहीं बनना है। हाँ, बस ये जानिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं और कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन से शेप का होता है, कौन से स्ट्रक्चर का होता है। कुछ पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि BrCl इज़ वेरी अनस्टेबल, ये एक रट्टा मार दो। चलिए, ये जो इंटर हेलोजेनिक कंपाउंड है इसमें आप देख रहे हैं XX-, XX-3, XX-5, XX-7। इनमें जो X है वो बड़ा हेलोजन है और X- छोटा हेलोजन है। दे आर फॉर्म्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन अलग अलग तरह के टेम्परेचर इसमें NCERT में दिए थे, रट्टा मार लोगे। अगर मार सकते हो तो NCERT में से लिख के रट्टा मार लेना। अब जैसे यही देख लो कि यहाँ पर लिखा है
फ्लोरीन एक्सेस, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे Br2 में लिखा है एक्सेस, तो एक्सेस कुछ रट्टा मार पाना मुश्किल हो जाएगा कि एक्सेस होगा तो क्या होगा। मैंने कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश करी है जिसमें आप, मैं बोल देता हूँ एक बार, Cl2F2 रिएक्ट करके ClF बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। Cl2 3F2 रिएक्ट करके ClF3 बनाएगा, टी शेप्ड होगा। I2Cl2 रिएक्ट करके ICl बनाएगा। ये और ये दोनों इक्वल वॉल्यूम या इक्वल मोल होंगे, क्योंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है। I2 और 3Cl2 रिएक्ट करके ICl3 बनाता है, ICl3 डाइमराइज होकर I2Cl6 बनाता है। जैसा इसका स्ट्रक्चर बता दें आपको I2Cl6 का, ये अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे तो 2D में मैंने बना दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये जो सभी Cl है ना, ये सब ऐसे हैं एक प्लेन में, और लोन पेयर ऊपर नीचे, इसका लोन पेयर ऊपर नीचे, ये सभी एक प्लेन पे। तो अगर आपसे पूछ ले कि I2Cl6 में कितने एटम सेम प्लेन में है, तो भैया गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों एटम सेम प्लेन में, सब सेम प्लेन में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। सब ये जो आयोडीन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 sp3d2, समझ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रिज क्लोरीन के जो बॉन्ड होते हैं ये वाले, ये लंबे होते हैं, और टर्मिनल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब NCERT ये इतना डिटेल में इसको नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये ऐसा बनता है, ठीक है। अच्छा, Br2 5F2 के साथ रिएक्ट करके BrF5 बनाता है। BrCl वेरी अनस्टेबल है, ये याद रखिएगा। ये लीनियर होता है, ये बेंट होता है, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। ये पढ़ना हो तो आप मेरा बॉन्डिंग वाला वीडियो खोलिए, उसको पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी, ठीक है। नमस्कार।